नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं ओलंपियन, भारत सरकार के सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड अर्जुन पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित सम्मानीय श्री पप्पू जी यादव। पप्पू जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी में। आप एक महारथी बतौर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। आपसे हम चर्चा करेंगे आपके रेसलिंग के क्षेत्र की, आपके एशियाई गेमों की, आपके ओलंपिक में जो आपने शिरकत की सन 92 में उसकी, लेकिन उससे पहले चर्चा करेंगे आपके बचपन की। आखिर आपके जीवन के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई है, माता पिता क्या किया करते थे, आखिर कितनी कठिन डगर से, कितने परिश्रम से, कितनी संघर्ष के साथ में आज आप पूरे भारत भूमि में पहचाने जा रहे हैं। आज आपका कुश्ती के क्षेत्र में, रेसलिंग के क्षेत्र में बड़े ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। आप सादगी से हमेशा भरे पूरे दिखाई देते। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? मैं रेसलिंग में 5 साल की उम्र में आया हूँ जी। यहीं छोटी वालटोली में निवास है हमारा जी। और पास में विजय बहादुर व्यायामशाला है, बिल्कुल सही, जो छावनी में है जी। तो उस समय पूरे मोहल्ले के बच्चे अखाड़े जाते थे, हम भी साथ में, और परिवार के ब्रदर वगैरह भी हमारा व्यायामशाला जाते थे। बिल्कुल। तो उनके साथ हम साइकिल पे छावनी अखाड़े में आया करते। बिल्कुल। किस तरह का, किसे आदर्श माना करते थे उन दिनों की बात की जाए? आखिर वो कौन से लोग थे, कौन से पहलवान हुआ करते थे जिन्हें देखकर आप कुश्ती से आकर्षित हुए, या फिर कौन आपको कुश्ती के क्षेत्र में लाया? किस तरह के संस्मरण हैं आपके जीवन के? घर में ब्रदर भी पहलवानी करते थे हमारे, राजू यादव, भूरालाल यादव जी, और हमारे काका श्री जी नत्थू यादव जी। तो उनका काफ़ी नाम चलता था पहले दंगलों में, कुश्ती। हाँ, फिर हम लोग अखाड़े आए तो यहाँ पे देखा बड़े बड़े पहलवान प्रैक्टिस करते थे मिट्टी में जी। तो हम लोग भी फिर उससे ज़्यादा हमारे शौक़ लगा। तो रोज़ हम लोग शाम के 5-6 बजे व्यायामशाला में मस्ती करना, मट्टी में कूदना जी। तो वो लगन हमारी कंटिन्यू चलती रही। माता पिता क्या किया करते थे? किस हमारा गाय भैंसों का व्यापार था जी, तो दूध का काम था जी। हमारे भैंसें थी जी, और दूध का पूरा पता ही, यादव लोग दूध का काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो घर में दूध घी की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। तो हम लोग उसमें लगे रहे। आपकी स्कूलिंग की बात की जाए तो आपने स्कूल कहाँ पढ़ा? कौन कौन आपके साथी मित्र हुआ करते थे? किस तरह के गुरुजनों की ओर से आपको सीख और संस्कार मिले? स्कूल में मैंने काफ़ी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उस समय। बिल्कुल सही कहा, दोहरी सरकारी स्कूल का था। बिल्कुल सही कहा। तो स्कूल में पढ़ाई तो कम ही की है जी, फिर भी स्कूल टूर्नामेंट खेलने का शौक था, इसलिए स्कूल जाते थे हम लोग। क्या बात है, पढ़ाई के लिए नहीं जाते थे कि भाई स्कूल में हमें खेलने को मिले। बिल्कुल, स्कूल की तरफ से खेलने को मिलेगा। हाँ, स्कूल का टूर्नामेंट बहुत वो रहता था, तो इसलिए हम लोग स्कूल में, फिर मैंने इस्लामिया करामिया स्कूल जी, फिर 34 नंबर SGHS छावनी में जी। तो यहाँ से हमारी एजुकेशन क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी की। बिल्कुल सही कहा। आपने छात्र संघ में भी सक्रियता दिखाई होगी उन दिनों में, यदि क्रिश्चियन कॉलेज में गए होंगे तो? नहीं, उस समय कॉलेज में मैं नहीं, उस समय नौकरी भी लग चुका था मैं। अच्छा। हाँ, 16 साल की उम्र में रेलवे ने मुझे नौकरी में रखा। बहुत बड़ी बात है। तो मतलब 10वीं पास होते ही हमें रेलवे ने जॉब दे दिया था। कुश्ती के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो पहला दंगल की बात करना चाहेंगे। पहली कुश्ती जब आपने लड़ी हुई तो कितने वर्षों के बाद में, यूँ कहे कि अखाड़े आने के साथ ही कितने वर्षों के भीतर आपने अपने आप को इतना फिट कर लिया था कि आप दंगल में शिरकत कर गए थे? पहले दंगल को किस तरह याद करते हैं? नेहरू स्टेडियम में उस समय काफ़ी दंगल हुआ करते थे जी। तो हम लोग एक लंगोट लेके जाते थे और वहाँ पे खड़ी कुश्तियाँ होती थी। बिल्कुल सही कहा। तो वहाँ से जो हमने शुरुआत की जी, तो इंदौर के आसपास के गांव में जी, मतलब ऐसे कोई दंगल नहीं होगा पूरे इंदौर शहर में जो मैं नहीं लड़ता था जी। तो हजारों कुश्तियाँ लड़ी होंगी। क्या बात। और सब में मारते थे, मतलब इतना शौक जुनून हो गया था जी कि भाई एक दंगल में कम से कम 5 कुश्ती 10 कुश्ती जी, और बुला के भाई किसको लड़ना है आके मुझसे लड़े। बिल्कुल, हाथ उठा के खड़ी, फिर उधर हाँ, फिर खड़ी कुश्तियाँ बहुत लड़ी। उसके बाद उधर डबल चौकी में कदीर बाबा की व्यायामशाला है जी, तो उन्होंने हर हफ्ते दंगल होते थे। ओके। तो वो मेरा फिक्स था, वहाँ पे दंगल में 5-7 कुश्ती जी, तो उसमें प्रैक्टिस भी हो जाती थी और बड़ी तबीयत से पहलवानों को पटकने देते थे और कहने के अपने किए हुए जो आजमाइश में हुआ वो दंगल लड़ते फिर हमारा
नेशनल में जाने का मौका मिला। जी जी। तो पहले 95 में हुआ होगा, इस जिला हमारा बाणगंगे में कुंड पे जी, जो नत्थू माड़ साहब जी रहते हैं वहाँ पे जी। तो जिले में मैं फर्स्ट आया। ओके। उसके बाद हम चुन के गए भोपाल में, स्टेट चैंपियनशिप जी। MP तिवारी जी द्वारा कराई गई थी, जिसमें मोतीलाल जी बोरा मुख्य अतिथि थे। जी। तो वहाँ मैं पहली बार प्रथम आया जी, स्टेट में। क्या बस वहाँ से जो मेरा लगा, जी। वहाँ से जीतते ही हम अगले हफ्ते में हम पूना गए नेशनल में। जी। वहाँ मेरा सिल्वर मेडल आया। जी। तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसमें लगातार नेशनल में मेरे मेडल आते रहे। जी। फिर जिला और स्टेट भूल गए हम, सीधे नेशनल पे ध्यान रहता था कि भाई इस नेशनल में ये मेडल जीतना है, उस मेडल जीतना, मतलब कंटिन्यू सारे हिंदुस्तान में कुश्तियाँ खेलते थे। हाँ, बहुत ज़बरदस्त, मतलब इतने मेडल जीते। जी। फिर 1988 में कटक में नेशनल हुआ था। जी। वहाँ पे ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल में दोनों में लड़ा मैं। दोनों में मैंने गोल्ड मेडल जीते। क्या बात। ग्रीको रोमन में भी, फ्री स्टाइल में भी। तो वो एक ऐसा था कि मैं दोनों तरफ गद्दों पे लड़ता था कुश्ती। क्या बात। और दोनों में एक साथ गोल्ड मेडल जीते। फिर MP में आए तो अर्जुन सिंह जी ने हमारा स्वागत करा। उस समय 5-5 हज़ार रुपये नगद राशि दी। 1988 में CM थे उस समय। जी पहलवान साहब, आपको एक लकी मैन के रूप में भी देखा जा सकता है। जिस तरह से आपने बिल्कुल प्रारंभिक काल से कुश्ती को जिसे अपनाया और अपनाने के साथ ही जो धूम मचाना स्टार्ट की, सबसे पहले शहर के में दंगल जो होते थे उनमें विजय पताका फहराई। फिर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी दंगल के आयोजन होते थे, एक ही एरिने में आप 5 से 7 लोगों के साथ कुश्तियाँ लड़ते थे और सबको पटकनी देते दिखाई देते थे। आपका आत्मविश्वास काफ़ी उन दिनों बढ़ सा जाता होगा, क्योंकि एक सूत्री कार्यक्रम, एक लक्ष्य के साथ जिस तरह से आपको भारत सरकार ने सर्वोत्तम अवार्ड अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, अपने लक्ष्य को भेजते थे बिल्कुल एक मछली की तरह, अपने प्रतिद्वंदी को पटकनी देने में आपको काफ़ी खुशी मिलती थी। कितना आत्मविश्वास बढ़ाते थे छोटे छोटे दंगल, क्योंकि अब तो आपका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ही सम्मान के साथ लिया। मैं उस समय जो भी हुआ दंगलों से हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। जी। मतलब वहाँ पे कोई अनाड़ी पहलवान से भी लड़ना है, बिल्कुल उसको भी पटकना है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब अपने आप में वो हो गया कि कोई हमें दाव भी मारता था तो हम दाव पे दाव मार के उसको कैसे भी पटकना। आपके प्रिय दावों की बात की जाए तो कौन कौन से दाव रहे? शुरू में दंगलों में लड़ते थे तो ढाक बहुत मारते थे, धोबी पछाड़ जी। तो ये दाव फिक्स थे। लेकिन गद्दे पे जाने के बाद फिर चेंज हो गए हमारे दाव। फिर गद्दे पे सामने से साल तोड़ मार देना, बाहर अंदाज मार देना, वो अलग अलग टेक्निक उसके। तो उसके बाद तो फिर नेशनल लेवल पे काफ़ी मेडल जीतने के बाद फिर हमारा नंबर आया इंटरनेशनल के लिए। जी। तो 1990 में मेरा चयन हुआ हंगरी के लिए। ओके। वर्ल्ड मतलब 16 साल के जो उम्र के बच्चे रहते जूनियर्स, हाँ, उसमें मेरा चयन हुआ। हंगरी गए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता। क्या बात है, शाबाश। वहाँ पे 52-53 कंट्री आई होंगी जी। तो उसमें मैं गोल्ड मेडल जीत के लाया था देश के लिए। हमारे दिव्य अहिल्या की नगरी के कहीं ना कहीं आप लाल मिट्टी के लाल है, और जब आप मुझे ये सब बातें बता रहे हैं, आपके मुखारबिन से ये सब बातें सुन रहा हूँ, तो मैं खुद भी रोमांचित हूँ कि आज मैं इंदौर शहर की एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू कर रहा हूँ जिसने कुश्ती को इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। खुद ही आप इतने भाग्यशाली है कि कुश्ती के मामले में जब भी आप मैट पे उतरे या लाल मिट्टी में उतरे, वहाँ से जीत का तमगा लेकर लौटे। आपके साथ ओलंपिक का भी एक संस्मरण है, जिस तरह से आप ओलंपियन पप्पू यादव जी के नाम से पूरे भारत भूमि में पहचाने जाते हैं। उस संस्मरण को किस तरह से इंटरव्यू में आप सुनाना चाहेंगे? हाँ, उसके पहले ओलंपिक के पहले भी क्वालिफाइड टूर्नामेंट होता है। बिल्कुल सही कहा। उसमें 92 में ईरान में हुआ था एशिया चैंपियनशिप। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, सिल्वर मेडल जीता मैंने एशिया में। तो मेरा क्वालिफाई ओलंपिक के लिए हुआ। बिल्कुल सही कहा। तो हम लोग बड़े खुश हुए उस समय जी, क्योंकि हम 2 पहलवानी उस समय MR पाटिल और मैं ग्रीको रोमन में हमारा चयन हुआ था। तो काफ़ी खुश थे बहुत ज़्यादा। मतलब एक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाना बहुत बड़ी बात। हाँ, बहुत बड़ा मतलब बहुत कुश्ती संघ के लिए भी एक गौरव की बात हुआ करती है। बिल्कुल। तो उस समय फिर हमें ओलंपिक में जाने का मौका मिला। तो उस समय तक जो अभी कहानियाँ अपन पढ़ते हैं कि भाई ड्रग्स और ड्रोपिन, हाँ, तो उस समय भी इतना डर था कि हम बुखार की दवाई भी लेना है तो डॉक्टर से सलाह लेके लेना है जी, क्या खाना है, कॉफ़ी नहीं पीना। उसमें कॉफ़ी भी यदि आप कंटिन्यू 1 हफ्ते पीते हैं बिल्कुल तो वो भी डोप में आ जाती है। बिल्कुल। तो वो सारा हम लोग मतलब अपने खान पीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि हमें ओलंपिक तक पहुँचना है, ऐसा ना हो हम किसी में आ जाएं और हमें बाहर कर दें।
बिल्कुल, इस बात का डर भारतीय पहलवानों के साथ बड़ा मतलब हर खेल के खिलाड़ी के, क्योंकि उसके पहले डोप टेस्ट होता है। बिल्कुल, तो वो सारा उसमें हम लोग दवाइयों का और सारा ध्यान रखते हुए वो फिर ओलंपिक में जाने का मौका मिला 92 के जी। तो वहाँ पे भी मैं 3 राउंड जीता कुश्ती। बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था 92 ओलंपिक। किस तरह का पदक लगा था कि ओलंपिक में हिस्सा लेना ही ओलंपियन के बतौर? उसमें सिर्फ जाना, ओलंपिक में जाना ही एक नाम ही ओलंपिक जी, मतलब वहाँ सिर्फ उसके अंदर घुसना खेल गांव में जी, एक बड़ा सौभाग्य की बात रहती है कोई खिलाड़ी को वहाँ ओलंपिक के लिए चुना जाना। बिल्कुल सही कहा। तो काफ़ी उस समय खुशी हुई थी कि भाई हम देश के लिए ओलंपिक में जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने पप्पू पहलवान जी। और जिस तरह जब आप ओलंपियन कहलाए और आपका इतना नाम हुआ, आपको इतनी प्रतिष्ठा मिली कि पूरे भारत देश के अखबारों ने आपको फ्रंट पेज पे लिखा, कितना रोमांचित करता था उन दिनों में, क्योंकि आप तो लगातार जीतते आ रहे थे, लगातार प्रतिष्ठित होते जा रहे थे। और एक ओलंपियन के रूप में जब आपको इतनी ख्याति मिली, इतनी प्रसिद्धि मिली, कैसा लगा आपको? नहीं, खुशी हुई काफ़ी जी। तो उसमें हम लोग फिर और ज़्यादा एक्टिव हो गए जी कि भाई हमें और आगे बढ़ना है जी। और हमारा पूरा शेड्यूल चेंज करा जी। प्रैक्टिस का हर तरह, मतलब अपने आप को पूरा ध्यान देना जी। कि भाई हमें कहीं चोट ना लगे प्रैक्टिस के समय। जी। तो पूरी बारीक एक एक बारीक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप एशियन गेम्स के लिए एज ए ट्रेनर के रूप में या भारत की टीम के लिए भी जो वर्ल्ड में गई थी, बाहर खेलने गई थी, उसकी भी जिम्मेदारी, उसका भी दायित्व आपके पास? हाँ, वो भी बीच में अभी उसके बाद भी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो होता है 20 साल की एज वाला जी, उसमें भी गया था कोलंबिया जी। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता। उसमें भी 60 के करीब कंट्री आई थी। तो वो मेडल भी हमारे देश में एक आध दो ही पहलवानों के पास है। क्या बात है। तो विश्व जूनियर का गोल्ड मेडल भी मैंने 92 में जीता। तो ये काफ़ी, उसके बाद 93 में एशियन चैंपियनशिप जिसमें पूरे एशिया के पहलवान आते हैं जी। तो वहाँ भी मैंने हिरोशिमा में गोल्ड मेडल जीता। क्या बात है। तो लगातार मतलब मेडल काफ़ी जीते और देश के लिए जो कर सकते थे उस समय हम लोगों ने किया। और आपको सरकार की तरफ से 16 साल की उम्र में ही रेलवे में जॉब मिल गई थी। हाँ, इसलिए वो कोई बात ही नहीं थी। आपकी पकड़ काफ़ी कुश्ती के क्षेत्र में दिखी। हमारा पूरा राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने काफ़ी मजबूती से कहीं ना कहीं अपने संबंधों की यदि बात की जाए तो भले भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हो या फिर कांग्रेस के बड़े लीडर हो, राष्ट्रीय स्तर के लीडर हो, चाहे फिर बिहार के लीडर हो, चाहे यूपी के लीडर हो, सबके काफ़ी करीब रहने का मौका मिला। उन नेताओं को किस तरह याद करते हैं आप आज के इंटरव्यू में? क्या वो दौर हुआ करते थे जब आप पप्पू यादव से मिले, लालू प्रसाद जी से मिले? आप लोकल की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह जी के काफ़ी करीब रहे, आज की बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय जी के काफ़ी करीब हैं, और बाकी जो है बिहार के मुख्यमंत्री जी की भी आपकी करीबी रही है। इतना सारा ताना बाना केवल सूत्र एक ही कुश्ती, सिर्फ कुश्ती के कारण वही हम क्या सहयोग हुआ करते थे जो एक एक व्यक्ति से आप इतनी ओलंपिक में गए तो इतना देश में नाम हो गया उस समय जी कि हर लीडर चाहता था पप्पू यादव हमारे यहाँ आए। क्या बात। तो 92 में लालू जी ने बुलाया, वहाँ पे दंगल कराए जी। तो काफ़ी उन्होंने मतलब सम्मान करा जी। तो लालू जी के भी वहाँ काफ़ी करीब हो गए थे हम लोग जी। तो साल में 1-2 बार बुलाते थे जी। फिर पप्पू यादव जी भी दंगल कराते टूर्नामेंट। अच्छा। तो वो लोग भी हमें बुलाते थे। ओके। तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा फ़ोन पे भी बातचीत होना। और नीतीश कुमार जी से किस तरह के रिश्ते बने? नीतीश जी से हम नेशनल वहाँ पटना में होते रहते तो नीतीश जी से भी अच्छा संबंध है जी। और रामविलास पासवान जी, हम 96 के ओलंपिक में गया था मैं अटलांटा। ओके। तो उस समय रेल मंत्री थे जी पासवान जी। तो उन्होंने अपने घर पे डिनर पे भी बुलाया था और उसके बाद रेल भवन में पार्टी रखी थी सब पहलवानों के लिए जी। तो उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा, काफ़ी मतलब उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ करा। आपकी विशेषता है कि आपके खून में ही कुश्ती रग रगों में दौड़ती दिखाई देती है। जिस तरह से आपने अपनी जीवटता एक सीनियर चैंपियन कुश्ती की जो कराई थी, कंपटीशन कराई थी इंदौर में बास्केटबॉल में, उसको भी काफ़ी रोमांचित कर देने वाले खेल के रूप में देखा जाता है। आखिर वो आपके दिलो दिमाग में किस तरह से छाया था कि नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक अखिल भारतीय स्तर के सीनियर कुश्ती कंपटीशन होना चाहिए, जिसे उस स्वप्नों को आपने पूरा किया, खूब मेहनत भी की? किस तरह याद करते? क्योंकि उस कुश्ती में मैंने खुद ने मौजूद रह के देखा किस तरह कुश्तियाँ हो रही थी, बाउट पे बाउट खेल रहे थे, देश भर के पहलवान यहाँ आए थे, वो सभी पहलवान
कुश्ती प्रेमी लोग देख पाए, जिन्हें केवल टेलीविज़न पर ही देखते थे। आपका एक प्रयास था वो कि सब ने बिल्कुल लाइव देखा, खुद खड़े रह के देखा। इंदौर में जितने भी दंगल हुए उस दौरान, जितने भी मैचेस हुए कुश्ती के, किस तरह उसको लेते हैं, आखिर वो किस तरह का सपना था जिसे आपने जीवंत कर दिया? हाँ, उस समय वही इंदौर में हमने देखा, हम बचपन से कुश्ती लड़ रहे जी। तो हमारा एक सपना था कि वही नेशनल चैंपियनशिप सीनियर इंदौर में हो जी। तो काफ़ी बरसों से एक मन में था कि इंदौर में, क्योंकि दंगल तो काफ़ी होते हैं, बिल्कुल, स्टेट चैंपियनशिप भी होती है, लेकिन एक नेशनल का अपना क्रेज है, बहुत बड़ा क्रेज है। हाँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण जी से मैंने चर्चा करी जी कि भाई हम इंदौर में कराना चाहते हैं नेशनल, आप हमें दिया जाए ये। जी। तो बोले आप अपने अध्यक्ष जी से बात करें। जी। तो मैं मोहन यादव जी हमारे जो अध्यक्ष अभी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, बिल्कुल, तो उनसे चर्चा करी। उन्होंने फिर रमेश मेंदोला जी, हम लोगों ने एक मीटिंग करी, हाँ, तो आपस में मीटिंग करी कि भाई हमें नेशनल कराना है। तो रमेश जी बोले चलो ठीक है, आप प्रयास करो, अपन हाँ मिलके इसको करेंगे जी। तो हम फिर मुख्यमंत्री जी से मिले, शिवराज जी से, मोहन जी के नेतृत्व में जी। तो उन्होंने बोला नहीं आप लोग पूरी तैयारी करो जी। फिर हम लोगों ने अभय प्रसाल में बुकिंग करके उसको मूल रूप दिया। बिल्कुल। तो मतलब अभी तक देखा जाए जो नेशनल चैंपियनशिप 2017 में हुई थी जी। उसमें सुशील कुमार जी, अपना साक्षी मालिक, गीतिका और बबीता, जितने भी मतलब हिंदुस्तान के टॉप के पहलवान थे। बिल्कुल। और हमारे 3 अभय प्रसाल में मेट लगा हुआ था जी। और राजवाड़े का एक उसमें चिन्ह लगा हुआ था, जो अपने राजवाड़ा है इंदौर का प्रतीक चिन्ह, हाँ, वो पूरा बना हुआ था। और राजवाड़े के सामने 3 गद्दे लगे हुए थे सलंग, और उस पर सुबह 8 बजे से शाम के 7-8 बजे तक कंटिन्यू 10-12 घंटे कुश्तियाँ हुई। और मतलब काफ़ी एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। बिल्कुल। और उसमें सभी ने सहयोग करा। नंद किशोर पहाड़िया जी हमारे साथी हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े रहे उस समय जी। तो मतलब इंदौर के सभी लोगों ने उसमें मदद करी, और ऐतिहासिक जो नेशनल चैंपियनशिप थी वो संपन्न हुई। उसको आज भी लोग याद करते पूरे देश में कि इतनी प्यारी चैंपियनशिप हमने नहीं देखी। वाकई आपकी मेहनत मैंने खुद ने खड़े होकर देखी थी कि आपने जिस तरह से कठिन परिश्रम किया था उस कंपटीशन के लिए, और जितना आपने जिया उसको, कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी का, किसी भी पहलवान का, आप जैसे बड़े पहलवान का एक अचीवमेंट कहा जा सकता है कि अब तक लड़े जीते, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर गए। तो इतना कर गए कि एक सीनियर कंपटीशन मुझे लगता है कि देवी अहिल्या की नगरी में पहली बार होना बहुत बड़ी बात है। जबकि होलकरों का इतिहास रहा है कि कुश्ती को काफ़ी पसंद किया करते थे, और यही कारण है कि लाल मिट्टी की कुश्ती आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में जिंदा है। आज भी हमारे कुश्ती के जितने पहलवान हैं कहीं ना कहीं अंधेरे में ही सही, लेकिन अपने आप को बनाने की जुगत बढ़ाते देखे जाते हैं। आपका भारत देश का सबसे उत्कृष्ट अवार्ड, जिसको अर्जुन पुरस्कार कहा जाता है, वो भी आपको नसीब हुआ है। किस तरह वो मिला है, कितने लक्ष्य भेदी होने की वजह से मिला है, कभी इस बात पर भी आप चिंतन करते हैं? हाँ, अर्जुन पुरस्कार में भी होड़ लगी रहती है। आप देखते हैं कि भाई अभी भी साक्षी मालिक मांग रही, उन्हें नहीं मिला जी। तो उस समय हम खेल रहे थे, मेरा एशिया में गोल्ड मेडल था जी, वर्ल्ड जूनियर में, वर्ल्ड कैडेट में जी। तो उस समय भी बहुत फाइट थी। बिल्कुल। क्या तो उस समय भी फेडरेशन में भी कुछ कुश्ती चलती थी जी। तो पैनल भेजा जाता था उस समय। बिल्कुल। अर्जुन पुरस्कार के लिए वही 3 नाम जी। तो उन्होंने एक ही नाम भेज दिया था, कोई दिल्ली के पहलवान का जी। तो मैंने बोला भाई मेरा 4 नंबर पे भेज दो आप, ठीक है, नाम तो भेजिए आप। बिल्कुल, नाम भेजिए। हाँ, वही मेरी परफॉर्मेंस लगा के भेज दीजिए जी। तो बोले नहीं आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो जी, आप तो बाद में भी ले लेना। ओके। तो फिर मैंने अपना बायोडाटा बना के जी, अर्जुन सिंह जी उस समय मानव संसाधन मंत्री थे जी, तो अजीत जोगी जी के माध्यम से जी मैंने, जोगी जी ये मेरा भी आवेदन खेल मंत्रालय में भेजा जाए जी। तो सिर्फ मेरे आवेदन पे और मेरी परफॉर्मेंस पे मुझे अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना। जब किसी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार जैसा सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलता है तो विक्रम पुरस्कार तो आसानी से मिल ही जाता है, वो भी आपके पास है। वो भी मतलब अर्जुन पुरस्कार मिलना भी गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है। इतनी मेहनत हमने की है जी क्या, और वो मिलता मतलब काफ़ी खुशी होती है। बिल्कुल कि भाई अर्जुन पुरस्कार एक खिलाड़ी के लिए बहुत मायने, बहुत आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम में आता है।
वही मैं कह रहा था कि जिस खिलाड़ी के पास में, जिस शख्सियत के पास में अर्जुन पुरस्कार जैसा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, उसे शासन विक्रम अवार्ड तो जरूर दे देता है। तो क्या आपको पहले विक्रम अवार्ड मिल चुका था? हाँ, मेरे को 1990 में विक्रम पुरस्कार, जब मैं खेल ही रहा था जी, मतलब उस समय बहुत फॉर्म में नहीं रहता है कोई खिलाड़ी, बिल्कुल जैसे अभी अपना धोनी जी या तेंदुलकर उस समय क्रिकेट के, बिल्कुल, तो हम लोग कुश्ती के उस समय थे तेंदुलकर हुआ कि भाई बोल के दाव, जैसे वो मार रहा है तो हम बोल के दाव मारते थे, सामने वाले पहलवान को बोला ये दाव मारूंगा बचना, क्या बात करो, टूर्नामेंट में, और बोल के उसको वही दाव पे, नहीं तो कुश्ती नहीं लड़ना है। जब ये तक तो आपने बहुत ही स्पेशल बात बता दी। मतलब बता के जितनी कुश्ती लड़ते थे जी, जबकि मैं 21 साल की उम्र में कुश्ती छोड़ दी थी। क्या बात, मैं चाहता था और खेल सकता था जी, लेकिन वो उस समय काफ़ी विवाद होने लगे थे, तो जी, मैंने बोला बस किया जाए। बस किया जाए। 21 साल की एज में मैंने कुश्ती छोड़ दी। कुश्ती के लिए आपने बहुत काम किया है, अब और कौन से काम करना बाकी है आपको? ऐसा लगता है कि नहीं, यदि एक बार और मौका मिल जाए तो कुश्ती के लिए ये इतने काम तो कर ही देना चाहिए? नहीं, मैं चाहता हूँ कि सरकार के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। हम लोग तो सक्रिय हैं, आज भी सक्रिय हैं जी, व्यायामशाला भी जाता हूँ मैं जी, और अभी रेलवे में भी मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ जी, भाई। वहाँ भी चाहते हैं हम खिलाड़ियों को अब मेरे माध्यम से मदद भी मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। और सरकार से भी यही गुजारिश करेंगे कि भाई इंदौर एक ऐसी जगह है खेल की जी, कि जहाँ पे सुविधाएं नाम मात्र की हैं। बिल्कुल, जब तक आप इंदौर पे ध्यान नहीं देंगे, जी, यहाँ पे हॉस्टल होना चाहिए खिलाड़ियों को ठहरने के लिए, जी, आपके ग्राउंड हमारे पास नहीं है, जी, ग्राउंड होना चाहिए। जी, तो मध्य प्रदेश सरकार से भी निवेदन यही करेंगे कि अन्य जगह पैसा ना लगाते हुए खिलाड़ियों के लिए इंदौर में कुछ करें, कंक्रीट कर दिया जाए। हाँ, जिससे एक खेल तो कम से कम पूरे देश दुनिया में वही अपनी धूम कम से कम 500 खिलाड़ियों को ठहरने के लिए कोई हॉस्टल ही बनाए है। बिल्कुल, अभी आज बहुत दिक्कत आती है, सारे खिलाड़ियों को धर्मशाला इधर उधर ठहराना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। आपके बुलावे पे बड़े देश भर के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी आ तो जाते हैं, लेकिन जब ठहराने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा परेशान मतलब, होते हाँ, हैं कि तो सरकार को उस पर थोड़ा ध्यान दें, नगर निगम ध्यान दें। इंदौर नगर निगम भी एक बहुत अच्छा आयोजन कराता था, मेयर के नाम से कुश्ती हुआ करती थी, महापौर के नाम से हुआ करती थी, वो भी कई वर्षों से बंद है। कितनी टीस पहुँचती है ऐसे दंगलों से, कहीं ना कहीं नई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक मंच मिल सकता है? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसको सोचता हूँ मैं हर दिन जी, क्योंकि नगर निगम में हर साल 20 लाख रुपए मंजूर होते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुश्ती नहीं होती है। कितनी वो बड़ी बात है। किसी का किसी पे बता देते, किसी का किसी पे, उसको ऐसे करते। 10 साल से मेरे को लग रहा है 12-13 साल हो गए होंगे जी, और महापौर कुश्ती एक बार भी नहीं हुई, जबकि हमने बार बार निवेदन करा जी, कि हम सारी व्यवस्था कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप तो खिलाड़ियों को इनाम बांट देना, जी, बाकी लेफरी भी हमारे रहेंगे बिल्कुल, और जो भी मेहनत है वो हमारी तरफ से निःशुल्क कर देंगे। बिल्कुल, उसके बाद भी नगर निगम घुमा फिरा के वो पैसा लेप्स हो जाता है हर साल, तो काफ़ी पीड़ा होती है। और जब तक सरकार नहीं मदद करेगी खिलाड़ी नहीं निकलेंगे। नगर निगम यदि हर साल कुश्ती चालू करती है तो अपने यहाँ से ओलंपिक में बच्चे जा सकते हैं, अपने यहाँ बहुत प्रतिभा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यदि नए खिलाड़ी आएंगे तो खेल भी जिंदा रहेगा, खेल के प्रति जो रोमांच है वो भी जिंदा रहेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करना चाहेंगे, इन दिनों कैसे आप सक्रिय रहते हैं, कितना व्यायाम करते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है जी, तो सिर्फ मैं सुबह 1 घंटे यशवंत क्लब में वॉक करने जाता हूँ जी, और शाम को व्यायामशाला में 1-1.5 घंटे बच्चों को थोड़ा बहुत दाव की प्रैक्टिस जी, और पसीना निकाल के अपना, बाकी समय घर में ही परिवार के साथ होते हैं। और परिवार की बात आई गई तो एक प्रश्न परिवार से जुड़ा भी लेना चाहेंगे। किस तरह परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरह परिवार की तरफ से आपको इतना ज़बरदस्त आपका नाम है, कितना सपोर्ट मिलता है, कितना प्रेम मिलता है, कितना स्नेह मिलता है? क्या आपको कुछ कर गुजरने की तमन्ना, जज्बा आज भी आपके जहन में बिल्कुल कुलबुलाता है? नहीं, अभी भी मेरा वही है कि अभी भी 2-2 हाथ पहलवानों से करता हूँ मैं जी, जाके धोबी ढाक तो मार ही देता हूँ जी, तो अभी भी है वही दम जी, वो। परिवार का पूरा सपोर्ट है हमारे, पूरे उधर भी घर पे सब भाई लोग हैं हमारे, जी, सिस्टर हैं जी, और यहाँ पे मेरा बालक है अभी पुनीत, हाँ, उनने भी IIT करा है, पुनीत यादव। क्या बात है, तो वो भी जॉब कर रहा है कंपनी में। ओके, वो गुड़िया एमराल्ड हाइट्स में पढ़ रही है। बहुत सुंदर। तो काफ़ी खुशी है हम लोग परिवार में। क्या आप आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय हैं? जी, आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय, ईश्वर भक्ति में भी कहीं ना कहीं अपने को लीन? हाँ, पूरा देव दर्शन करते रहते हैं हम लोग, वैष्णो देवी, शिरडी,
जहाँ भी मौका मिलता है जी बिल्कुल दर्शन करने जरूर जाते हैं। पहलवान साहब, कभी आपकी इच्छा नहीं होती? आपको देश के इतने बड़े पॉलिटिशियन पहचानते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी सादगी के खास तौर से कायल है। आपके पास इतना बड़ा नाम है, लेकिन आपका असाधारण व्यक्तित्व जो है, आप जिससे मिलते हैं उसको खूब आकर्षित करता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप एक बार राजनीति में भी भाग्य आजमाएं? आप लकी मैन तो खूब है। शौक बहुत है, लेकिन समय आएगा जी। और काफ़ी मैं मतलब 20 साल से सोच रहा हूँ कि राजनीतिक में आऊँ जी, लेकिन वो समय आ नहीं रहा है। जब भी इस बार चाहेगा, परिस्थितियाँ भी नहीं बन रही। हाँ, जब भी मौका होगा बिल्कुल आएंगे उसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जनता को मदद मिले, गरीब आदमी को मदद मिले जी। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। क्या अभी भी जो होता हमारे हाथ में जितना है जी। और मेरे स्तर पे जो मदद होती है जी। हर तरह से मैं समाज में मदद करता रहता हूँ। कहीं ना कहीं जो भी हो उसमें जितना अपना हो मैं मदद करता हूँ। बिल्कुल। एक महारथी के बतौर पप्पू यादव जी ने हमसे बात की है और अपने दिल से बात की है। अपने खेल को लेकर बहुत सारी स्मृतियाँ उन्होंने वापस एक बार अपने जहन से बाहर निकाल दिए। कहने कि दर्द भी झलका है और दर्द केवल एक है कि नए पहलवानों को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है, वो खेलों के लिए मंच नहीं मिल रहा है। हालांकि वो अपने तय तो एक अखिल भारतीय स्तर की सीनियर कुश्ती स्पर्धा करवा कर कहीं ना कहीं अपने आप का जीवन जो है सार्थक महसूस कर रहे हैं। पहलवान साहब, आपने द प्राइम टॉक के लिए समय दिया, हमसे चर्चा की, एक महारथी बतौर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमसे चर्चा आगे भी करते रहिए। आपका आशीर्वाद हम पर बना के रखिए। आपने हमसे चर्चा की इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।